पढ़ाएं? देखो पढ़ाया था मैं आप लोगों को बायोलॉजी में, ठीक। स्टार्टिंग होगा आपका, स्टार्ट से क्लास होगा बायोलॉजी का। साइंस का टॉपिक में ज़्यादातर टॉपिक है नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी पढ़ना होता है एग्जामों की वजह से, ठीक। क्योंकि एग्जाम में आपको 5-6 नंबर के क्वेश्चन आपको साइंस देखने को मिलते होंगे, ठीक, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, ठीक। तो एक करे ख़त्म करेंगे, पहले बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इस तरह से आप लोगों का हिस्ट्री जो है प्रॉपरली एंशिएंट ख़त्म हो गया है, मिडिवल चल रहा है, मॉडर्न आपका शुरू हो जाएगा, ठीक। पॉलिटिकल में भी आधे अधिक ख़त्म हो गया, आधे से अधिक। क्या बच गया आपका? अमेंडमेंट बच गया है और आर्टिकल कुछ बच गया है। देखो बायोलॉजी में स्टार्ट करवाया था आप लोगों को, ध्यान होगा। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में एक भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपना थॉट दिया था, उसका नाम बताओ कोई? अबे इंडियन साइंटिस्ट था वो, इंडियन साइंटिस्ट था जिन्होंने जीव विज्ञान के बारे में थॉट दिया था। उन्होंने जीव विज्ञान के बारे में सिद्धांत दिया, उसका नाम था जगदीश बसु, ठीक। जगदीश बसु दिया था, लेकिन जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो आपका एरिस्टोटल है, ठीक। बायोलॉजी अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं जिनमें जान है उनको अध्ययन करते हैं और उनको समझते हैं, ठीक। बायोलॉजी की मोस्टली रूप से पहले एक ही शाखा थी, जूलॉजी, ठीक। जूलॉजी को ही हम मेन रूप से बायोलॉजी का अध्ययन कर देते हैं। तो बायोलॉजी के पिता और जूलॉजी, जियोलॉजी नहीं, जूलॉजी, जू मतलब जंतु विज्ञान, ठीक। तो बायोलॉजी की 2 शाखा बाद में बढ़ गया था, एक आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हम कहते हैं क्या? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और बॉटनी क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब होता क्या है दोनों में अंतर, ये देखो, दोनों है बायोलॉजी का ही पार्ट, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी में डिफरेंट यही है कि जूलॉजी में उन हम चीजों का अध्ययन करते हैं जो मूविंग करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करता है। हम इंसान हैं, गाय भैंस है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? मूविंग करते हैं। लेकिन जंतु बॉटनी में देखते हैं कि वे जीव, वे चीजें जो अपने स्थान पर रह करके हिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऐसे हिलता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई पेड़ पौधे मूविंग करता हुआ एक स्थान दूसरे स्थान, नहीं, पेड़ पौधे एक स्थान पर रहकर ही अपनी सभी क्रियाओं को करते हैं। तो इसलिए उसे बॉटनी का नाम दिया गया और इसे जूलॉजी का नाम दिया गया। फादर ऑफ जूलॉजी जो है आपका कौन है? एरिस्टोटल। बल्कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोसिस्ट, ठीक। अब बॉटनी के फादर को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। पढ़ो आप चाहे जूलॉजी या बॉटनी, दोनों को हम एक में ही पढ़ सकते, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे, बात बराबर ही है। पहले पढ़ते जूलॉजी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान में जो सबसे पहली शाखा है वो है, सबसे चैप्टर पहला आपका आता है सेल का, ठीक। जीव विज्ञान में अब जो पढ़ोगे जंतु विज्ञान में आपका सेल का अध्ययन जरूरी है, ठीक। फर्स्ट पार्ट है। तो सेल, सेल होता क्या है? सेल वह शरीर का छोटा सा अंग है क्या? नहीं, सेल छोटा सा अंग नहीं होता, ठीक। सेल जो है छोटी शरीर की छोटी इकाई होती है जो हर एक क्रियाओं करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, लेकिन सभी अंगों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे लीवर का काम क्या होता है, फेफड़ा का काम क्या होता है, किडनी काम क्या होता है, सबका काम अलग अलग है। लेकिन जो सेल होते हैं वो सभी काम करता है। ऑक्सीजन काम भी करता है, ठीक, ऊर्जा काम भी करता है, प्रोटीन का काम भी करता है, वाटर काम भी करता है, ठीक। ये सब काम क्या करता है? आपका सेल करता है। सेल जिसे साइंटिफिक नेम में हम साइटो कहते हैं। सेल का साइंटिफिक नाम क्या है? साइटो। और इसको जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जैसे साइटो और लॉजी,
साइटोलॉजी, साइटो क्या हो गया, एक साइंटिफिक नाम हो गया सेल का, जिसे हम कोशिका कहते हैं। हमारा जो पूरा शरीर है वो क्या है, कोशिका से बना हुआ है। तो सेल के बारे में सबसे पहली बार जो सिद्धांत दिया था, जो पहली थ्योरी दी थी, थ्योरी, और जो आपका सेल की खोज जो की थी वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, रॉबर्ट हुक ने की थी, किसी खोज, सेल की। तो ये जीवित नहीं बल्कि मरे हुए सेल की खोज की थी। क्या नाम था आपका, रॉबर्ट हुक। तो मरे हुए चीजों को कैसे निकालेंगे, हुक से। मरे चीजों को किसे निकालेंगे, हुक से, तो हुक। ठीक, और जीवित कोशिका की खोज एवी हॉक, एवी हॉक, सिंपल से हुक और हॉक। मरे हुए कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज एवी हॉक ने। ठीक, हॉक, हुक और हॉक। इसके बाद पढ़ते यह है कि इन्होंने तो खोज कर दी, लेकिन इनके बारे में समझाए कौन, इनके बारे में बताया कौन कि कोशिका होता क्या है, वास्तव रूप में सेल होता क्या है। तो एक दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड शॉन। स्लाइडेन और शॉन ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। क्या कहा कि जो हमारा जो बॉडी है, वुमेन बॉडी जो है वो क्या है, सेल से बना हुआ है। ठीक, तो किसने सिद्धांत दिया, थोड़ी किसने दी, स्लाइडेन और शॉन ने। इन्होंने कहा कि जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, थ्योरी किस प्रकार से देव समझने की कोशिश करो, किसी घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, ईंट। तो उसी तरह से शरीर बनता किससे है, कोशिका से, अर्थात सेल से। कोशिका ईंट से क्या बनता है, ईंट को अगर हम जोड़ देंगे, ईंट को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा। देखो अगर इस तरह से हम जोड़ दे ईंट को तो क्या बनाइए, दीवार बन गया। तो ईंट से बना आपका दीवार। तो उसी तरह से कोशिका से क्या बनेगा, ऊतक, टिश्यू बनेगा, ऊतक। अब दीवार, एक दीवार जो है क्या बनाता है, कमरा बनाता है। तो दीवार से बना आपका कमरा। तो ऊतक अर्थात अंग से क्या बना, ऊतक से क्या बना आपका अंग, टिश्यू से बन गया आपका ऑर्गन, अंग। और कमरा से मिला क्या बनता है, घर। तो अंग से अंग मिला क्या बनेगा, शरीर। तो क्या हुआ, शरीर बनने के लिए आवश्यक चीजें कोशिका, कोशिका ज्वाइंट होकर बना ऊतक, टिश्यू, और टिश्यू ज्वाइंट बना क्या बना, अंग, और अंग बना शरीर। जैसे मान लो एग्जाम्पल में आप कहते हो कोशिका, मान लो कि बुंदिया होता है, बुंदिया होता है ना। अब बुंदिया को इकट्ठा कर दोगे, उसको मैश करके इकट्ठा करो, क्या लड्डू बन जाएगा। तो बुंदिया क्या हुआ, कोशिका, और लड्डू बन गया आपका शरीर, टिश्यू पूरा। ठीक है, बन गया ना। तो इसी प्रकार से मान लो कि बुंदिया जो है आपका वो क्या है, कोशिका है, और लड्डू बन गया, वो बन गया पूरा शरीर। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो पूरी कोशिकाओं से बना हुआ है। उन कोशिकाओं के अंदर कौन कौन चीजें होती है वो ऑल ओवर में भी देखेंगे। अब सबसे पहली बार देखते हैं कि ऑल ओवर चीजों में जो कोशिकाएं होती है वो सबसे बड़ी कहां पे होती है, सबसे छोटी कहां पे होती है। ठीक, ऑल ओवर में। तो ऑल ओवर में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। ठीक, ऑस्ट्रिच से कहते हैं, ऑस्ट्रिच के अंडे में होते हैं, कहां पे, शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर में, सबसे बड़ी कोशिका सेल कहां होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। और वही सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म में, कहां होती है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर में शुतुरमुर्ग के अंडे में, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं मानव में। डस्टर नहीं है,
ओवरऑल हमने देख लिया। अब देखते हैं मानव में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अर्थात महिलाओं के अंडाणु में होते हैं। ओवम महिलाओं में होते हैं ना, तो उनमें होते हैं। ठीक, तो ओवम में, अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका और स्पर्म में अर्थात शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका। इसके अलावा ये ऑल ओवर बड़े हो गए, जिसमें मानव में हो गया। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में। लेकिन वही पूछ दे कि सबसे लंबी कोशिका किसमें है? ठीक, तो ब्रेन में। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में, सबसे लंबी कोशिका। अब ये सब पढ़ने के बाद एक चीज आता है दिमाग में कि कोशिका का सबसे अधिक डिवीजन कहां होता है, सबसे अधिक विभाजन कहां होता है? तो लीवर में। लीवर में कोशिका की सबसे अधिक, लीवर में कोशिका का विभाजन अधिक होना। ठीक, और न्यूरॉन, ब्रेन का जो ब्रेन है जो हमारा, वो न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन सबसे कम होता है। ठीक, सबसे कम कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहां होता है? ब्रेन, न्यूरॉन में। इसलिए न्यूरॉन को जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, अर्थात जो ब्रेन के चीजों को पढ़ता है। ठीक, अब कोशिका विभाजन से हमारे लिए कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। मान लो कि लीवर है, लीवर में आपका कोशिका विभाजन बहुत ही कम, जल्दी होता है, अधिक होता है। और अधिक होने के कारण अगर कोई इंसान किसी को चाकू मार दिया लीवर के अंदर, अगर आपको कोई मार दे, ऐसे चाकू मार दे, तो डॉक्टर के पास जाइए सीधे। ठीक, और डॉक्टर साहब ये चाकू मार दिया, डॉक्टर साहब कुछ नहीं करेगा आपको, ये चाकू आराम से निकाल देगा और ठीक भी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज्यादा ही तेज होगा बंदा, अगर आपको कोई मार लगेगा, आपको लड़ाई कर रहा हो कोई, ठीक है, और चाकू लेकर मार रहा है, तो आप ये मत यहाँ मारिए, अब रुक रुक, यहाँ मार, यहाँ मार, यहाँ पता है आपको कि लीवर यहाँ पे, अगर यहाँ मार दिया तो खत्म कहानी, और यहाँ मारेगा तो बच जाएंगे ना, क्योंकि पता है आपको कि सेल डिवीजन ज्यादा होता है, यहाँ ठीक होने से जल्दी ठीक जल्दी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जल्दी ठीक नहीं होगा क्योंकि सेल डिवीजन ज्यादा यहाँ होता है। लेकिन सेल डिवीजन बहुत ही कम कहाँ होता है? तो दिमाग में, खोपड़िया में। जो खोपड़िया हमारा है, ये न्यूरॉन जो है, ये बहुत ही सेफ्टी से भगवान बनाया है। अब ये सेफ्टी है, इसके ऊपर चमड़ी है, इसके अंदर क्या है? हड्डी है, उसके अंदर भी एक फाइल चिपका हुआ है, और फिर इसके अंदर क्या है? खोपड़ी है। ठीक, अब उस खोपड़ी में क्या है? बहुत सारे पार्ट पुर्जे शामिल है, बहुत ही सेफ्टी से बनाया गया है। लेकिन जो पिछड़वा है ना, पीछा, ये सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, इसका सेफ्टी नहीं है। इसका मेन कारण है, पता क्यों? क्योंकि सारे सिग्नल हमारे यही मिलते हैं। इस पे गड्ढा है, देखो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ से भी गड्ढे होंगे। ये एमसीबी है, एक घर का जो लाइट होता है, सब घर का लाइट का एक एमसीबी होता है। तो अब यहां अगर मार दे झन से, तो एमसीबी आपका गिर जाएगा। आपने देखा होगा कई बंदों का कि अगर एक एमसीबी गिर जाता है तो एक एरिया अपंग हो जाता है, बिल्कुल, कहता है लकवा मार दिया उसको, पैरालाइज मार दिया। ठीक, तो सारे कहां है? पांच पुर्जे यहीं पे है। तो ब्रेन में क्या है कि आपका कोशिका डिवीजन नहीं होता है। अब सेल डिवीजन नहीं होता है, इसका मतलब पता क्या होता है? अब मान लो कि आपको कोई सर पर मार दिया तो हल्का से फूट जाएगा, खून निकल जाएगा, और जोर से मार दिया तो थोड़ा और फट जाएगा, और जोर से मार दिया तो और फट जाएगा। हराहे अगर ईंट से मार दिया ढंग से, खत्म, वो आगे उठने वाला नहीं है, उसका ब्रेन हैमरेज जाएगा, बिल्कुल खत्म, सुन ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है दिमाग में, क्योंकि अंदर में तो सेल डिवीजन होगा नहीं, तो ठीक होगा नहीं। और जब ठीक ही नहीं होगा तो भैया इंसान जिंदा कैसे होगा? इसलिए कहते हैं बउआ, जब चलते हो आप मोटरसाइकिल पे तो हेलमेट लगा लो, नहीं तो पता है आपको सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ नहीं है तो मतलब गए काम से, एक बार में लगा गया, खत्म कहानी। ठीक, खपड़िया खत्म। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि सेल डिवीजन सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन। लेकिन एक कारण और भी है, अगर सेल डिवीजन अधिक हो रहा है तो वो भी खतरा है। अगर हमारे शरीर में सेल डिवीजन अधिक होता है तो सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का। ठीक, अब मान लो लीवर की क्षमता है कि 150, मान लो कि एक लीवर जो है 150 सेल डिवीजन कर सकता है।
अब वही लीवर जो है 1,00,000 एक बार में सेल डिवीजन करे, सेल को पैदा करे अलग अलग से, तो क्या होगा? वो रख पाएगा यहाँ पे? कहाँ रहेगा? अब जब नहीं रहेगा तो वो कैंसर जैसे बीमारी को पैदा करेगा। आपको अच्छा सुने हो कि दिमाग में कैंसर होता है? नहीं होता, ट्यूमर होता है वहां पे, ट्यूमर होता है। दिमाग में आपका कैंसर नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज है। अब ये जो चीजें हैं, जितने भी आपकी कोशिकाएं हैं, वो बनी किस चीज से? वो देखो इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक, ये क्या है? ये आपका, इसे कहते हैं आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं? ठीक, एक मिनट रुक जाओ। प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं एक तरह से, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली कह लो, प्लाज्मा झिल्ली कह लो। ठीक, अरे झिल्ली समझ लो, कुछ भी समझ लो, छोड़ो, इंग्लिश नहीं आता। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है जितने सेल होते हैं वो, हाँ सेल मेम्ब्रेन कह लो एक तरह से। अब झिल्ली को मेम्ब्रेन नहीं कहता, मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ, सीबीएसई वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कह लो। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे शरीर के जो है, ये जो भाग है, ये यहाँ तो समझ लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, वैक्यूल है, सेंट्रोसोम है, एंट्रा रेडिकुलम है। ठीक, और न्यूक्लियस है। ठीक, राइबोसोम है और लाइसोम है। ये सब चीजें है। ठीक, ये क्या है? कोशिका का है, कोशिका के अंग है। ऐसा नहीं कोशिका बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे काम करने वाले मशीनें होती है और सबका काम अलग अलग होता है। अगर इनमें से एक ने भी काम करना खराब कर दिया तो तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक, तो साइंटिस्ट ने इन सबको रिसर्च किया, देखा, समझा और देखा कि जो ये परत है, ये जो परत है, ये क्या है? झिल्ली है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, और हमारे अंदर में एक ही होते परत, हमारे जो सेल होते हैं वो एक ही परत से बना होता है, एक ही सेल से। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें डबल झिल्ली होती है। ठीक, डबल झिल्ली इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी सेफ्टी हो। आप पेड़ पौधे थोड़ी कपड़े पैंट पहनेंगे? ठीक, थोड़ी पहनते हैं? पहनते हैं पेड़ पौधे पैंट? हैं? गाय भैंस थोड़ी पैंट पहन लेगा या रेनकोट पहन लेगा? ठीक, लेकिन हम पहनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है, हमारे पास जो है डबल सेल नहीं है, डबल झिल्ली मतलब कोशिका भित्ति। ठीक, जो पेड़ पौधे में जो होते हैं उन्हें कहते हैं कोशिका भित्ति, अर्थात भित्ति का मतलब क्या? दीवार, सेल वॉल कहते हैं उसे। ठीक, तो आप देखोगे पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा होते वॉल, एक्स्ट्रा। अब मान लो अगर एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो कहीं से बंदर आया, कूद गया उसके ऊपर। ठीक, कहीं से कबूतर आया, उसमें खखोर करके उसमें अपना घोंसला बना लिया। अब कोई बंदा आता है, बताइए अपनी गर्लफ्रेंड आता है, हाँ जी कैसे हो, अब लात मार रहा है पेड़ पौधे में। अबे भाई पेड़ पौधे में क्यों लात मारो? उससे क्या दुश्मनी है? और चोट लगता होगा उसको। कोई गया ऐसे अटका के बात किया, हाँ जी कैसे हो। अबे भाई वो पेड़ है, उसको भी बाहर लगता होगा। अब कोई बंदा है, सिंपल से बात है, कोई जाएगा अगर नाक छिड़केगा ऐसे पोत देगा इसमें। ठीक, तो ये समस्या है ना भाई, पेड़ पौधे है तो उनकी सेफ्टी के लिए, पेड़ पौधे की सेफ्टी के लिए उनके ऊपर क्या बनाया गया? डबल वॉल चढ़ा दिया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठंड के मौसम में उनको दिक्कत ना हो और गर्मी के मौसम में उनको दिक्कत ना हो। तो डबल झिल्ली किसमें है? तो आपका इसमें है, किसमें? आपका पेड़ पौधे, प्लांट्स में। ठीक है, अब हम एक चीज के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ठीक, सेंट्रोसोम, एंट्रोरेडिकुलम, ठीक, न्यूक्लियस, ठीक है, सबको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनका क्या काम शरीर में होता है वो पढ़ते हैं। पहले है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है, ये एक तरह से ऊर्जा ग्रह होता है एक तरह से। ठीक है, ऊर्जा ग्रह होता है और इनका काम जैसे होता है कि हाँ पावर हाउस के लोग एक तरह से। ठीक है, ये आपका शरीर का पावर हाउस होता है। ठीक, अब जैसे कि पावर हाउस कैसे, इनका काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, प्रोटीन एब्जॉर्ब करना, सब कुछ इसके अंदर होता है। ठीक, अब मान लो कि फेफड़ा है। अब क्या हम फेफड़े जो है हमारे लिए सांस की मेन है ना कारण, लेकिन क्या फेफड़ा को जो है सांस का मेन टैंक कहेंगे ना इसको, लेकिन पहुंचाता कौन है? क्या फेफड़ा पहुंचाता है? नहीं,
जैसे कि मान लो आपके छत पर टैंकी है, पानी टैंकी है ना, अब पानी टैंकी में अगर पानी भर दो, अब घर में आपके पानी कहां से, नल से आता है, पाइप उधर नल से आता है ना, नल से आता है। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो फेफड़ा हमारा है, एक बार सूंघ लिया, टैंकी में एडजस्ट हो गया पूरा वो हवा एडजस्ट हो गया। अब वही सारे हवा जो है हेमोग्लोबिन और नसों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक, अब जहां जहां हेमोग्लोबिन नहीं होगा वहां आपको शून्य पड़ जाएगा। तो कहोगे झंझनाहट हो रही यार, ये पैर जाम हो गया, कहते हो नहीं है। लेकिन ये सबसे कम हेमोग्लोबिन की सबसे समस्या कमी आती है महिलाओं में, इसलिए महिलाएं जल्दी बेहोश जाती है। भूकंप देखा नहीं, बेहोश खत्म। ठीक, हल्की गर्मी आ जाए खत्म, मर गई वो। ठीक, तो महिलाओं में क्योंकि हेमोग्लोबिन महिलाओं में कम होती है, इसलिए महिलाओं में ना, सुन लो, महिलाओं में हेमोग्लोबिन की बहुत बड़ी मात्रा में कमी होती है और जिस कारण से ऑक्सीजन जो है वहां पे पहुंच नहीं पाता है और वहीं पे वो बेहोश जाती है। अक्सर देखते हो गर्मी में महिलाएं अगर रोड चलती होगी तो माथा धर के बेहोश होगी, खत्म। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ऊर्जा घर होता है। ठीक है, ऊर्जा गृह कहते हैं एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ये ऊर्जा को, अब ये भाई साहब तो ऊर्जा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उस ऊर्जा को पहुंचाएगा कौन, सप्लाई को देता है, तो वो होता है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज जो की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक, हर एक जितने भी पार्ट है इन सबकी अलग अलग लोगों ने खोज किया है, तब जाके इसे पढ़ा गया है। ठीक, तो कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की। ठीक, तो कैमिलो गोल्जी ने खोज किया, क्या कहा कि ये ऊर्जा पहुंचाने का काम करेगा। शरीर में जहां भी ऊर्जा नहीं होगा वहां जाकर ऊर्जा देने का ये काम करता है। अब सिंपल भाषा में सुन लो कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन प्रभावित करता है, ऑक्सीजन O2 जो है वो क्रिस्टी के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक, और क्रिस्टी जो है मान लो कि 38 ATP का निर्माण करता है, ATP, और इस 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है। ठीक, 38 ATP से क्या बनता है, 1 ग्लूकोज। ठीक, गोल्जी बॉडी काम क्या है, ऊर्जा सप्लाई करना। ठीक, अब आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब होता है पानी। ठीक, अब शरीर में पानी जो है वो इकट्ठा कहां रहता है, वैक्यूल्स में। ठीक, अब वैक्यूल्स होते हैं एक तरह से मान लो कि शरीर के अंदर 65% पानी को इकट्ठा रखता है। अब कहोगे एक इंसान के अंदर वजन अगर 50 किलो है तो 65 किलो वजन पानी होगा, टोटल मिला हो जाएगा 65, मतलब उसमें तो वजन ही 15 किलो होगा, वजन तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पानी जो है कहीं भरा हुआ है, यहाँ आप छेद करो पानी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी हमारा जो है हर एक चीज में बटा हुआ है। अब सेल में है, ब्लड में है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में ये बनाया जाता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स का काम क्या है, आपका पानी को इकट्ठा करना और पानी को शरीर में पहुंचाना। अगर आपके शरीर में पानी कमी होती है तो वही पानी कमी को पूरा करने का काम करता है। अब पानी, जैसे चावल खाते हो उसमें पानी होता है, दाल पीते हो उसमें पानी होता है, कुछ भी खाते हो उन सब में पानी हमारे शरीर में मौजूद है। इसलिए कहते हैं गर्मी में अधिक से अधिक पानी पिया करो। अगर आपके शरीर में 1% पानी कमी हुई तो आपको प्यास लगेगा। अगर आपके शरीर में 5% पानी कमी हुई ना तो गांव देहात में तरास गए, पानी पिला दो, कहते नहीं है 5%। अगर आपके शरीर में 8 या 10% पानी कमी हुई तो आप गए काम से, आपका मतलब ऊपर टिकट कर चुका है। पानी कमी बहुत ही वो करता है। तो वैक्यूल्स जो है वो पानी को इकट्ठा करता है और पानी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक, इसके बाद क्या आपका सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम में
अब जो सेंट्रोसोम आपका है, सेंट्रोसोम एक तरह से कोशिका का विभाजन करता है, ठीक, कोशिका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का काम मतलब कोशिका विभाजन मतलब ये नहीं है कि कोशिका को तोड़ अलग कर दिया। कोशिका आपने सुना होगा अमीबा इस तरह से अपने से टूट के अलग बनता है, उस तरह से कोशिका भी एक अलग भाग का निर्माण करता है। जैसे मान लो एक माँ है, उसके गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया, वही बच्चा 20 साल के बाद अपने माँ के समान हो जाता है, इक्वल। तो वही होता है कोशिका डिवीजन, ठीक, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण करना। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो शरीर हमारा काम नहीं करेगा। तो सबसे अधिक सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में, और सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन में नहीं होता, इसलिए हमारा ब्रेन में हमारा कैंसर नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आपका है? एंट्रा एंट्रा रेडिकुलम, ठीक है, एंट्रा रेडिकुलम। एंट्रा रेडिकुलम को क्या कहते हैं बताओ? एंट्रा रेडिकुलम जो है उसके दो भाग होते हैं, ठीक, दो भाग होते हैं। एक आपका खुदरा होता है और एक आपका आता है बिल्कुल प्लेन सॉफ्ट होता है, ठीक। एक आपका खुदरा, ये प्लेन हो गया और ये हो गया आपका खुदरा, ठीक। ठीक, इसके बाद आपका आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। पूरे शरीर में जो भी खाओगे आप, वो प्रोटीन के माध्यम से हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, ठीक। जितना अच्छा प्रोटीन खाओगे शरीर को उतनी अच्छी ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका शरीर ठीक रहेगा। अधिक प्रोटीन खाना भी बेकार होता है, क्योंकि आप अधिक प्रोटीन खाओगे तो शरीर के शरीर जो है प्रोटीन वेस्ट चला जाएगा। इसलिए प्रोटीन उतनी मात्रा में खाओ जितना आपका मतलब सह सके, मतलब हजम कर सके। तो शरीर में प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। जब डॉक्टर पास जाते हो आप, क्या कहते हो? आपके अंदर प्रोटीन कमी है, ग्लूकोज कमी है। अब ग्लूकोज की कमी का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ग्लूकोज पीना पड़ेगा, ग्लूकोज पीने से ग्लूकोज कमी पूरी जाएगी। आपको ग्लूकोज सलाइन दवा चढ़ाया जाता है, ठीक। तो शरीर में जो है प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी होने के कारण हमें कहते हैं कि आप प्रोटीन युक्त खाना खाएं। कहते नहीं है माँ जब गर्भवती होती है तो बच्चों को सेहत के लिए माँ को प्रोटीन युक्त खाना चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चा काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं बच्चों को प्रोटीन खिलाओ। प्रोटीन खाने से क्या होता है? हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती, ठीक। राइबोसोम, राइबोसोम का काम होता है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। और ये प्रोटीन को इकट्ठा करता है और प्रोटीन को सप्लाई करता है, ठीक। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक बेकार प्रोटीन और एक अच्छे प्रोटीन। जब अच्छा खाना खाओगे, अच्छे प्रोटीन वाला खाना खाओगे तो उस हिसाब से वो काम करना शुरू करेगा। इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है काफी खतरनाक होता है, और न्यूक्लियस जो है इसे हम सबका बाप कहते हैं। ये मॉनिटर है, ठीक, ये सब पे कंट्रोल करता है, ठीक। अगर ये नहीं रहेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हम काम नहीं करेंगे, फिर एक गोल्जी बॉडी भी हम काम नहीं करेंगे। तो सबको देखता है कि काम कौन नहीं कर रहा है, ठीक। तो एक होता है ना गार्ड देखने वाला कि भैया हाँ भाई, ऑफिस में होता है काम देखने वाला कि काम कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंटारेडिकुलम, ठीक, जितने भी आपके हैं सबको जो है संचालन करता है, मॉनिटरिंग करता है कौन? न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए इसे मॉनिटरिंग कहा गया है। तो न्यूक्लियस क्या है? मॉनिटर करता है। और इसमें सबसे लास्ट आपका है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो आपका है वो इसके अंदर एक होता है एंजाइम घटक होता है, अपघटक, ठीक। एंजाइम अपघटक होता है, और ये एंजाइम अपघटक इतना खतरनाक होता है कि अगर मान लो कि इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं ऊर्जा इकट्ठा नहीं करूंगा, तो उसमें जाएगा थोड़ा सा एंजाइम छोड़ देगा, ठीक, वो खत्म, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म वहां पे, फिर नया माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा होगा वहां पे। गोल्जी बॉडी कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, तो बुलाएगा इसको, बोलेगा न्यूक्लियस को कि न्यूक्लियस अच्छा इधर आइए, बोलेगा जी, तो बोला गोल्जी बॉडी काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बुलाओ उसको। गोल्जी बॉडी बुलाएगा, सामने नहीं जाएगा, उसके पास जाए करके और एंजाइम घटक छोड़ देगा, वो गोल्जी बॉडी वहीं पे खत्म। और मान लो कभी कई बार ये सब विद्रोह कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स,
एट्रायोटिकुलम, न्यूक्लियस, अच्छा भी ये सब कहा कि हम नहीं करें, हम काम करें, हम विद्रोह कर रहे हैं, हम कश्मीर का अलग मांग कर रहे हैं। तो लाइसोसोम कहेगा अच्छा तेज चल रहा है, रुक, वो अपने आप को फाड़ लिया, खत्म, ये सारे के सारे मर जाते हैं यहाँ पे, ठीक, और फिर नया निर्माण होता है। तो लाइसोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम घटक होता है, होना जरूरी है। मान लो कि आपके अंदर ये क्या करता है, लाश उठाने काम करता है, मारने काम करता है। अब मान लो कि आपका अंगूठा चिप गया, ठीक, दरवाजे में, और ये यहाँ देखो काला धब्बा हो जाता है बिल्कुल अंगूठे पे, तो वहां क्या होता है, बहुत सारे जो है सेल मर जाते हैं। तो उन मरे हुए सेलों को उठाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, क्योंकि वहां पे एंजाइम छिड़कता है और उन सबको सफाया करता है, ठीक है। और इस प्रकार से बॉडी में सारी चीजों का काम करना शुरू करता है। तो कई बार ये सबसे क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम में क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है। इनके कामों को आपको याद रखना है और चीजों को समझ करके कोशिका को आगे कंप्लीट करना है, ठीक है। लास्ट में क्या था भैया?